आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अध्याय 3 है। क्लास 11वीं की अर्थशास्त्र की है और अध्याय का नाम है आंकड़ों का संगठन। इसे हिंदी में कहेंगे तो आंकड़ों का संगठन और इंग्लिश में कहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो आइए इस चैप्टर के बारे में डिटेल से समझते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाह रहा है ये चैप्टर। मगर उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि देखिए, जब आप इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा। वो क्या है देखिए, आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकें। मतलब आगे जब आप सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिकीय विश्लेषण, आंकड़ों का जब विश्लेषण करेंगे तो आंकड़ों का वर्गीकरण आप कर पाएंगे। मतलब आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण आप कर सकेंगे। जब आप इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी होने लगेगा, बहुत सारे नॉलेज आ जाएगा। इस वजह से मात्रात्मक एवं गुणात्मक वर्गीकरण के बीच अंतर कर सकें। जब आप इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कैसे हम मात्रात्मक तरीके से वर्गीकरण कर सकेंगे और गुणात्मक तरीके से, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब दो प्रकार के क्लासिफिकेशन को आप समझ पाएंगे, दो प्रकार के वर्गीकरण को जान पाएंगे, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक, जिसमें गुण देखा जाएगा, मात्रात्मक जिसमें वैल्यूज, मात्रा, संख्या देखा जाएगा। उसके बाद आप क्या जान पाएंगे, उसके बाद आप जान पाएंगे बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर सकने का। किस प्रकार बारंबारता वितरण सारणी तैयार किया जाता है ये भी सीख जाएंगे। यानी कि इसमें आप इंग्लिश में कहें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर पाएंगे। वर्गों के निर्माण की तकनीक जान सकें, इसमें आप ये जान पाएंगे, ऐसे टेक्निक्स को जान पाएंगे कि कैसे क्लासेस में बांटेंगे, कैसे वर्ग में बांटेंगे, वर्गों का निर्माण कैसे होगा, इस बात की भी आपको जानकारी हो जाएगी। मिलान चिन्ह की विधि से परिचित हो सके। आप इस चैप्टर को जब पढ़िएगा तो आपको मिलान चिन्ह की जानकारी आएगा। यानी कि इसमें आप टेली मार्किंग, इंग्लिश में कहा जाता है मिलान चिन्ह को, तो टेली मार्किंग किस प्रकार यूज़ होता है, किस तरह उसकी विधि का प्रयोग होता है, तो इस चीज़ की भी जानकारी आपको हो जाएगा। एक चर तथा द्विचर बारंबारता वितरण के बीच अंतर कर सके। इस चैप्टर के अंत तक जब आप पढ़िएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है तो उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता जो है, जो बटा हुआ है बारंबारता वितरण यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक चर तथा द्विचर जो बारंबारता वितरण के बीच में भी आप अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। तो आइए अब शुरुआत से समझा जाए, पहले प्रस्तावना से, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहेंगे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं। तो जो कोई आंकड़ों का संग्रहण नहीं पढ़े हैं तो आप दूसरे चैप्टर में चले जाएं। एक लाइन से हमने आपको डिटेल से समझाया है, आप उसको समझें, फिर इस अध्याय पे पढ़ें, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, साथ ही आप जनगणना एवं प्रतिचयन के बीच अंतर को भी जान चुके हैं। पिछले चैप्टर में आपने जनगणना के बारे में, प्रतिचयन के बीच में, इन चीज़ों के बारे में आप अंतर को जान चुके हैं। इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि जो आंकड़े आपने संग्रहित किए हैं, इस अध्याय में आप क्या सीखेंगे कि जो भी आंकड़े आपने जो संग्रहित किए हैं, आपने जो जमा किए हैं, कलेक्टेड किए हैं, उन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं, उसको कैसे बांटेंगे, यही चीज़ सीखिएगा।
अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। देखिए, अपरिष्कृत आंकड़ा मतलब जो रो डाटा जो है, जो सही से सेट नहीं किया गया है, सही से व्यवस्थित नहीं किया गया है, ऐसे आंकड़ों को अपरिष्कृत आंकड़े कहते हैं। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें आसानी से आगे के सांख्यिकीय विश्लेषण के योग्य बनाया जा सके। क्या आपने कभी स्थानीय कबाड़ी वाले या रद्दी सामान खरीदने वाले को देखा है, जिसे आप अपना पुराना अखबार, टूटे फूटे घरेलू सामान, खाली कांच की बोतलें, प्लास्टिक आदि बेचते हैं? क्या उनको आपने कभी देखा है, जिन्हें आप अपना पुराना सामान, ये पुराना अखबार देते हैं, टूटे फूटे घरेलू सामान देते हैं, खाली कांच की बोतलें देते हैं, प्लास्टिक आदि उसको बेचते हैं आप? वो आपसे इन चीज़ों को खरीदता है, जी खरीदता है, और उन लोगों को बेच देता है जो इनका पुनः चक्रण करते हैं। जो इन चीज़ों को पुनः चक्रित करता है उसको जाके ये बेचता है। लेकिन अपनी दुकान में अधिक कबाड़ के इकट्ठे होने से उसे अपना व्यापार चलाने में मुश्किल हो सकती है। ये बात तो है कि अगर अधिक कबाड़ इकट्ठा होगा तो उसका व्यापार चलाने में मुश्किल आ जाएगी। अगर वो इन्हें उचित ढंग से व्यवस्थित ना करे, वह इस स्थिति को सरल बनाने के लिए, कि देखिए अगर सब एक जगह जमा हो जाएगा तो उसे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा तो इस स्थिति को सरल बनाने के लिए विभिन्न कबाड़ों को उपयुक्त समूह में रखता है। अलग अलग कबाड़ को, माने अलग अलग वस्तु को अलग अलग जगह रखता है, अर्थात उन्हें वर्गीकृत करता है, बांटता है। वह पुराने अखबारों को एक साथ रस्सी में बांधकर रखता है। इसके बाद सभी खाली कांच की बोतलों को एक बोरे में रखता है। वो धातु के सामानों का एक ढेर अपनी दुकान के एक कोने में लगाता है और फिर उनको लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि वर्गों में छांट कर रखता है। इस प्रकार से वह अपने कबाड़ को भिन्न वर्गों यानी अखबार, प्लास्टिक, कांच, धातु आदि में विभाजित कर उन्हें व्यवस्थित करता है। जब एक बार उसका सारा कबाड़ व्यवस्थित एवं वर्गीकृत हो जाता है, तब खरीदार की मांग पर उसे सामग्री विशेष को खोजकर देने में आसानी हो जाती है, क्योंकि व्यवस्थित के रखा था तो आसानी से खोजकर देने में उसे आसान हो पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो, अगर ये अव्यवस्थित है तो ढंग से दे नहीं पाएगा, वो चीज़ यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक इसी प्रकार से जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं, जब आप अपने विद्यालय की पुस्तकों को एक विशेष क्रम में रखते हैं तो उनको संभालना आसान हो जाता है। आप उन्हें विषयों के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बांट सकते हैं, जहाँ प्रत्येक विषय एक समूह या एक वर्ग बन जाता है। विषय एक समूह का काम किया, एक वर्ग का काम किया। अर्थात जब आपको इतिहास की कोई विशेष पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है तो आपको केवल यह करना है कि इतिहास समूह में उस पुस्तक को खोजें। आप दूसरी जगह काहे खोजेंगे? क्योंकि आप सबको समूह बाय समूह में बांट दिए, तो इतिहास का पुस्तक चाहिए तो इतिहास के समूह में जाएंगे, वहाँ खोजेंगे। अन्यथा आपको अपनी इस विशेष पुस्तक सारी पुस्तकों के ढेर में खोजनी पड़ेगी। अगर आप व्यवस्थित नहीं किए तो सारी किताबों के ढेर में आपको खोजना पड़ जाएगा।
यद्यपि पदार्थों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण बहुमूल्य श्रम और समय को बचाना है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो पदार्थों अथवा वस्तुओं का वर्गीकरण करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो बहुमूल्य श्रम, जो परिश्रम आप जो कर रहे हैं और समय जो है, इसकी बचत होती है। इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जाता है। देखिए, वर्गीकरण मनमाने तरीके से नहीं किया जाता, उसको विशेष तरीके से बांटना होता है, एक सही तरीके से बांटना होता है। कबाड़ी वाले ने अपनी कबाड़ को इस तरह से समूह में रखा कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार की चीजें हो। उदाहरण के लिए, उसने कांच के समूह में खाली कांच की बोतलें, टूटे खिड़की की कांच, टूटे दर्पण आदि रखे। मतलब इसमें सिर्फ शीशा का है, कांच का सामान है। ठीक इसी तरह से जब आपने अपने इतिहास की पुस्तक को इतिहास समूह में वर्गीकृत किया तो आप उसमें अन्य विषयों की पुस्तकें नहीं रखेंगे। जब आप इतिहास को एक ग्रुप में रखे हैं तो उसमें सिर्फ इतिहास की पुस्तक ही रखेंगे, दूसरे पुस्तक को उस ग्रुप में नहीं रखेंगे। अन्यथा समूह गठन का पूरा उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा समूह गठन का मतलब। इसलिए वर्गीकरण का तात्पर्य एक वस्तुओं को समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करने से है। तो मतलब यहाँ पर देखिए, वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है बताने की कोशिश किया है। पुनः दोनों जाएंगे। वर्गीकरण का तात्पर्य एक वस्तुओं को समूह या वर्गों में किसी खास आधार पर वर्गीकृत या व्यवस्थित करने से है। यहाँ पर एक क्रियात्मक गतिविधि दिया है। तो क्या है देखिए, अपने स्थानीय डाकघर जाएं, आपके नज़दीक में जो डाकघर होगा वहाँ जाएं और देखें कि पत्रों की छटाई कैसे की जाती है, पत्रों को किस प्रकार छांटा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पत्र में पिन कोड का क्या अर्थ है? अब पता लगाइए कि पत्र में पिन कोड का क्या अर्थ है। अपने डाकिये से पूछे भी इसका क्या अर्थ है। तो ये आपको क्रियात्मक गतिविधि दिया है।